हेलो क्लास, देखिए अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है आपका अनुवांशिकता, है ना। अनुवांशिकता महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर तरीके के एग्ज़ाम में, है ना। तो अभी हमारा जो स्पेशल टॉपिक रह गया ये है अनुवांशिकता। और इसके पहले ठीक आपको जो वीडियो मिला था वो मिला था कोशिका को लेके, और उसके ठीक पहले आपको जो वीडियो मिला था वो वर्गीकी 3 को लेके, है ना। तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत हम लोग अभी पढ़ेंगे अनुवांशिकी के बारे में। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि 15 मार्च के आसपास तक हम लोग, है ना, आपके जो जीव विज्ञान वाले भाग है इसको, जो महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है ना, टॉपिक वाइज, इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। एक्चुअल में थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है ना, सर्दी हुई है, एडजस्ट करेंगे आप लोग। चलिए, अब हम लोग आपके जो वर्तमान टॉपिक है अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी, है ना, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आज का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नाम है ठीक है। अरे देखिए, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा गले में खराश है ना, साथ ही सर्दी, उसको आप एडजस्ट करेंगे। तो हम जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे ये रहेगा आपका अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता के आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग अब करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने आपके विज्ञान के लगभग 2 वीडियो आपको पहले ही मिल चुके हैं, है ना। आज के दिन में एक वर्गीकी 3 है और दूसरा आपका है कोशिका। अब कोशिका के बाद हमारा जो अगला है अनुवांशिकता। चलिए, इसके जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, आधुनिक देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो आधुनिक अनुवांशिक, है ना, आधुनिक अनुवांशिक या आधुनिक अनुवांशिकी का जो विज्ञान है ना, इसका जनक कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान का जनक या आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ देखिएगा, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको मैं यहाँ पे बोर्ड में नोट डाउन करता हूँ। देन उसके बाद फिर हम लोग, है ना, जो उसके ऑप्शन है उस पर डिस्कस करते हैं, और वहाँ से जो आपका जो रियल आंसर है उसको टेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है कि आधुनिक अनुवांशिकी, है ना, या अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए, ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं, देखेंगे। ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी है हार्ग्रो डे व्रीज। ऑप्शन सी है आपका चार्ल्स डार्विन, है ना, ऑप्शन सी आपका क्या है तो चार्ल्स डार्विन। और ऑप्शन 4 है थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। ऑप्शन आपका डी है, जिसको मैंने ऑप्शन 4 कहा था, थॉमस हंट मॉर्गन। तो जो आधुनिक अनुवांशिकी है या आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका ए जॉन मेंडल, है ना। ऑप्शन ए, जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुवंशिकता के जनक के रूप में जो वैज्ञानिक विख्यात है उसका आपको नाम बताना है ना। अनुवांशिकता के जनक के रूप में जिस विज्ञानी का नाम विख्यात है उसका आपको नाम बताना है। तो नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। क्या नाम है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद इसी तरीके का प्रश्न एक और आया है कि अनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा
ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये क्या होते हैं, आनुवंशिक विज्ञान उनके पिता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और एक और नाम देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को, है ना, तो देखिए आनुवंशिक जो विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल इनका नाम है। ये आनुवंशिक की क्या है, तो जनक है। अब इन्होंने जो है ना, जो वंशागति नियम को, ठीक, वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में, ठीक है, किस जीवधारी को उपयोग में लाया था। ठीक, वंशागति नियम को प्रतिपादित करने के लिए कौन से जीव का इन्होंने उपयोग किया था, यह प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं और ऑप्शन देखिएगा आपका जो ऑप्शन ए है ड्रासोफिला। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, तो ड्रासोफिला। ऑप्शन बी है स्नैपड्रैगन। ठीक है, ऑप्शन बी ये कौन सा है, तो स्नैपड्रैगन। ऑप्शन सी है गार्डन पी मटर। ठीक है, ऑप्शन सी कौन है, तो गार्डन पी मटर, है ना। ऑप्शन सी कौन सा है, तो याद रखिएगा गार्डन पी, है ना। गार्डन पी को क्या कहते हैं, तो मटर, है ना। गार्डन पी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है, ये किस पर आधारित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो है किस पर आधारित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और ऑप्शन देखिएगा, ए कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन पर। ठीक है, किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जीनोम चित्रण का किससे संबंध है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। जीनोम क्या, तो जीनोम। ठीक है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन आपका है ए रक्त वर्गीकरण, ऑप्शन बी है जीन्स का चित्रण, ऑप्शन सी है स्नायु केंद्रों का चित्रण और ऑप्शन डी है मस्तिष्क का चित्रण। तो जीनोम चित्रण में किसका संबंध है, तो याद रखिएगा जीन्स का चित्रण का, है ना। किसका, तो जीन्स का चित्रण का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, शरीर में, है ना, आनुवंशिकता की इकाई क्या होता है या क्या कहलाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन और डी केंद्रक। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा देखिए जीन, है ना। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा जीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जीन है क्या, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, आगे आपसे पूछा गया है कि जीन है क्या। ठीक है, जीन क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं। ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग और डी उपयुक्त सभी। तो जीन है क्या, तो एक बार याद रखिएगा डीएनए का एक भाग, है ना। जीन क्या है, तो याद रखिएगा डीएनए का एक भाग है ना। जीन क्या है, तो याद रखिएगा डीएनए का एक भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है ना। जीन के भीतर जो है अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम
देखिएगा, आपका प्रश्न है कि जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार है ये क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जीन के अंदर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी संयोजन और ऑप्शन डी होता है प्रजनन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो उत्परिवर्तन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो उत्परिवर्तन है ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण संतान तक कैसे जाते हैं, इसका कहने का मतलब यह है। ठीक है, कोई भी जो आनुवंशिक लक्षण है ना, वो जो है माता पिता से संतान तक कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं और ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम द्वारा, ऑप्शन सी है प्लाज्मा द्वारा और ऑप्शन डी है लाइसोसोम द्वारा। तो याद रखिएगा आनुवंशिक लक्षण संतान तक कैसे पहुँचते हैं, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम द्वारा, है ना। किसके द्वारा, तो क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए आनुवंशिक लक्षण संतान तक पहुंचते कैसे, क्रोमोसोम से, और इसी आनुवंशिक लक्षण का, ठीक है, यही जो आनुवंशिक लक्षण है, ठीक है, इसका नियंत्रण कौन करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, यही जो आनुवंशिक लक्षण है इसका नियंत्रण कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए आपके ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है आपका हार्मोन, ऑप्शन सी है आपका आरएनए और ऑप्शन डी है आपका डीएनए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी डीएनए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कैसे होता है, तो याद रखिएगा डीएनए के माध्यम से होता है ना। किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा आप लोग डीएनए के माध्यम से। उसके बाद है अगला, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। डीएनए, इसमें ऐसे विशेष या इसकी विशिष्टता क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्भुत, है ना। मतलब डीएनए जो है ये जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचा पाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। जीन के सम्मिश्रण ब्लेडिंग से, बी क्रोमोसोम में बदलाव से, डी जीन के मिश्रण सफलिंग से और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, है ना। देखिए जो डीएनए है ना, तो डीएनए जो है आनुवंशिक लक्षणों को, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा पाती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रमुख चीज़ें, है ना, देखने को मिलती है, जिनमें जीन के सम्मिश्रण, जीन के सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही अगला इसी में आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम में बदलाव, है ना। क्या देखने को मिलता है इसमें, क्रोमोसोम में बदलाव, और साथ ही एक और विशिष्टता इसमें आपको देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं जीन के मिश्रण या सफलिंग, है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन के मिश्रण या सफलिंग से। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत दिया था, है ना।
गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत दिया था? गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न पूछा गया है। ए मेंडल, बी सूटन एंड बोवेरी, सी मूलर और डी है वाल्डेयर। ठीक है, गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत दिया था किसने, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आखिर देखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा, सूटन एंड बोवेरी, है ना। सूटन और बोवेरी। ठीक है, सूटन और बोवेरी। अगला देखिए, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ठीक, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया, प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं। मेघनाथ साहा, बी स्टीफन हॉकिंग, सी वाटसन एंड क्रिक और डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किसने किया था? तो याद रखिएगा वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो याद रखिएगा डीएनए की संरचना से, है ना। वाटसन और क्रिक की खोज, वाटसन और क्रिक द्वारा क्या खोजा गया? तो याद रखिएगा जीन की संरचना। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता वाटसन को, है ना, किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए अनुवांशिकी। क्या याद रखना है आपको? अनुवांशिकी। ठीक है, अगला देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, जो डीएनए है इसकी द्विकुंडलीय संरचना, ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ए मेघनाथ साहा, बी स्टीफन हॉकिंग, सी वाटसन और क्रिक और डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा बी वाटसन एंड क्रिक। यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा बी वाटसन एंड क्रिक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, है ना। हरगोविंद खुराना जी को किस आविष्कार के लिए, है ना, किस खोज के लिए सम्मानित किया गया, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, किसके? तो प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है मिलर ने, ऑप्शन बी है खुराना ने, ऑप्शन सी आपका डी वेरिश ने, ऑप्शन डी है केल्विन ने। तो याद रखिएगा खुराना ने, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने? तो खुराना ने। चलिए पीछे जाते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन। प्लावमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, क्या नाम है? प्लावमान जीन, है ना, प्लावमान जीन। और इसको इंग्लिश में हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? तो जंपिंग जीन। और इसका प्रतिपादन किसने किया, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, इसका प्रतिपादन किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, ए मिलर ने, ठीक है, बी है टॉम्स एंड मॉर्गन ने, सी है बारबरा मैकलिंटॉफ ने, है ना, मैकलिंटॉफ ने और डी वाटसन और क्रिक ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बारबरा। ठीक है, बारबरा
मैक्लिंटॉफ ने, बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है ना। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका एडिनिन, ऑप्शन बी है टायरोसिन, ऑप्शन सी है आपका गुआनिन और ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी टायरोसिन सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका उत्तर बी टायरोसिन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है आपको बताना है ना। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए में मौजूद, ठीक, शर्करा कौन सा होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है डाईऑक्सीराइबोस और ऑप्शन डी है राइबोस। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, ये प्रश्न पूछा गया है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या। ऑप्शन ए आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, वजन के साथ बढ़ती है, स्थिर रहती है। तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आपको याद रखना स्थिर होती है ना, स्थिर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते आपको बताने हैं, है ना। किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है देखिए बंदर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है आपका तितली और ऑप्शन डी है आपका छिपकली। तो देखिए छिपकली आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। छिपकली जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। ठीक है, 46, जिसको हम लोग 23 जोड़ी कहते हैं, ना। कितने जोड़ी गुणसूत्र, तो याद रखिएगा 23 जोड़ी। अगला है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पेयर में बताना है, तो पेयर में याद रखिएगा 23 जोड़ी। ठीक, आगे देखिए पुरुष जिन संगठन होता है ना। पुरुष जिन संगठन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन बी है XY, ऑप्शन सी है X और ऑप्शन डी है Y। तो ऑप्शन बी यहाँ पे XY आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो XY आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से, ठीक है, बालक होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए पुरुष का X और स्त्री का Y, बी है आपका पुरुष का X और स्त्री का Y, और सी है आपका पुरुष का Y और स्त्री का X, और याद रखिएगा डी है पुरुष का Y और स्त्री का Y। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है पुरुष का Y और स्त्री का X, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बालक पैदा होता है ना। क्या होता है, तो जो नवजात शिशु है वो बालक होता है। ठीक, चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग क्यूब फॉर्म में, है ना, शॉर्ट रिवीजन और कर लेते हैं और देखते हैं इन सब चीज़ों को फिर से। तो देखिए हमारा जो टॉपिक था इसका नाम था अनुवांशिकता, है ना। तो अनुवांशिकता में हम लोग पहला प्रश्न देखे कि आधुनिक अनुवांशिकता, है ना, जो विज्ञान के जनक हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वही अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कहलाते हैं। उसके बाद आप अगला देखते हैं जो मेंडल है ना,
इन्होंने वंशागति का नियम दिया था और वंशागति के नियम के लिए किस ठीक है जीव पे इन्होंने उस नियम को ज्ञात किया, तो याद रखिएगा गार्डन पी मटर, है ना, गार्डन पी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मटर, है ना। चलिए उसके बाद जो इसके बाद जो आने वाले जो अगले प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ जो है मेंडल की जो आनुवांशिकता सिद्धांत है किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन, है ना। मेंडल की जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन पर, ठीक। उसके बाद आगे देखिए जो जीनोम चित्रण है इसमें किसका चित्रण है, तो याद रखिएगा जीन्स का, है ना। जीनोम चित्रण में किसका चित्रण है, तो याद रखिएगा जीन्स का। उसी प्रकार शरीर की आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसी प्रकार शरीर की आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा जीन, है ना। जीन क्या होता है, शरीर की आनुवांशिकता की इकाई होती है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जीन के अंदर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन। जीन के अंदर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्परिवर्तन। उसके बाद अगला देखिए आनुवांशिक लक्षण, है ना, संतान तक कैसे पहुंचते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं के माध्यम से आनुवांशिक लक्षण जो है होने वाले नवजात शिशु तक पहुँचते हैं, ठीक। अगला देखिए कि आनुवांशिक लक्षण का जो नियंत्रण है वो किस पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा डीएनए, है ना। डीएनए जो है वो आनुवांशिक लक्षण पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है या उसका नियंत्रक है ना। अगला देखिए डीएनए जो है आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, ठीक है। इसमें कौन से ऐसे इसकी विशिष्टता है जिसके कारण आनुवांशिक लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, तो याद रखिएगा पहला जीन का सम्मिश्रण, है ना, जीन का सम्मिश्रण। दूसरा आपको इसी में देखने को मिलता है क्रोमोसोम में बदलाव, दूसरा आपको इसी में देखने को मिलता है क्रोमोसोम में बदलाव, और तीसरा आपको देखने को मिलता है जीन के मिश्रण, ठीक। तीसरे आपको देखने को मिलते हैं जीन के मिश्रण। अगला देखिए गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा शूटर और बोवेरी ने, है ना। किसने, तो शूटर और बोवेरी ने। अगला देखिए डीएनए की संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने, है ना। डीएनए की संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। अगला देखिए जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है ये किसके द्वारा दी गई है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए डीएनए की जो द्विकुंडली है ना, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है किसके द्वारा दी गई, तो याद रखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला देखिए हरगोविंद खुराना, है ना, हरगोविंद खुराना जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, है ना, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा प्रोटीन के संश्लेषण का, है ना। हरगोविंद खुराना के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा प्रोटीन के संश्लेषण का, है ना। प्रोटीन के संश्लेषण का इन्होंने क्या किया था, तो आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका अगला है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। इसके बाद अगला है प्लावमान जीन जिसको जंपिंग जीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिएगा बारबरा मैक्लिंटॉफ ने, है ना। किसने किया, तो बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। अगला है डीएनए, है ना, जो यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है, ठीक है। डीएनए में आपको बताना है कि कौन सा जो है यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है, तो याद रखिएगा टायरोसिन। डीएनए में टायरोसिन जो है यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला डीएनए में जो मौजूदा शर्करा है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा डीऑक्सोराइबोसोम, है ना, डीऑक्सीराइबोस, ठीक। डीएनए में जो मौजूद शर्करा है उसको क्या कहते हैं, तो डीऑक्सीराइबोस। उसी प्रकार वह प्रजाति जिसकी गुण संख्या, हाँ देखिए प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा गुणसूत्रों की संख्या जो है स्थिर रहती है ना। और उसके बाद अगला है कि लिंग गुणसूत्र नहीं है कोई किसान, ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा छिपकली। उसके बाद अगला देखिए साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 46, और कितनी जोड़ी होती है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 23, है ना। कितनी जोड़ी या कितने पेयर में है, तो जोड़ी में याद रखिएगा 23 और पेयर में याद रखिएगा 23। उसी प्रकार पुरुष जीन का संगठन में क्या होता है, तो याद रखिएगा XY, है ना। पुरुष जीन संगठन में क्या देखने को मिलता है, XY, और मादा में XX, है ना। उसके बाद फिर आप लोग आगे आइए और आपका अगला प्रश्न देखिएगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम मिलाने वाले, है ना, मनुष्य के क्रोमोसोम जो है मिलने के बाद बालक का निर्धारण करते हैं वो कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर पुरुष का Y क्रोमोसोम
और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम, है ना, ये दोनों जो है क्या करते हैं, इनके मिलाप से ही, है ना, जो बालक है उसका क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक, चलिए ये आपका जो आनुवांशिकता विषय था, आनुवांशिकता का जो टॉपिक था जीव विज्ञान में, वो अब यहाँ तक है ना, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने उसको करा दिए। इसको आप अच्छे से पढ़ें, है ना, बार बार पढ़ें और रिविजन ज़्यादा करते रहें, ठीक है, ताकि आप भूलें और कंफ्यूजन वाली स्थिति ना निर्मित हो। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। हो सकेगा तो इसके बाद अगर जीव विज्ञान का और एक वीडियो आता है तो वहाँ हम लोग जीव विज्ञान में जो जैव उर्वरक है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी उर्वरक से संबंधित चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस कहाँ किया, तो रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं आज का ये वाला क्लास जो है आपका यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट आने वाले क्लास में।